नमस्कार, अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। आज का डिबेट या आज का जो मेरा आकलन है वो असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही हैं और क्या उनका मूल उद्देश्य है। अब तैयारियां क्या कर रही हैं इस पर मैं बात करूंगा और इनका उद्देश्य क्या है। देखिए, वैसे तो पहले अगर हम दूसरी बात से शुरू करें तो वैसे तो उद्देश्य सीधे सीधे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में अपनी सरकारों को बनाना है। वो अपोजिशन खेमे के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है और जो सत्ता पक्ष है उनके लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो उद्देश्य राज्यों के लिए ही सिर्फ नहीं है। राज्य के चुनाव लड़े जा रहे हैं जरूर, परंतु यहाँ पोजिशनिंग करके वो लोकसभा के चुनाव में अपनी पोजीशन को कहाँ तक मजबूत बना पाते हैं, मूल उद्देश्य वो है। दोनों ही है, सरकार बनाना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी उनके ध्यान में है कि हमें उसका क्या फ़ायदा मिल पाएगा और कैसे हम उसे अपने लिए लिवरेज कर पाएंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए। और तैयारी किस तरह से हो रही है, ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग तरीका ही अपनाया जाए। कई बार तरीका कॉमन भी होता है। अपोजिशन पार्टियों का जो तरीका होता है इलेक्शन लड़ने का और सत्ता पक्ष का भी कई बार कॉमन ही होता है। इस बार एक हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा की ओर से जो तैयारी की जा रही है उसमें एक जो नई स्ट्रेटेजी अभी हम कह सकते हैं, इसलिए कि वो अभी इन राज्यों में जो हो रहा है वहाँ ये पहली बार, या मूल सच पूछिए तो इतने बड़े स्केल में पहली बार वो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में अपने जो सीटिंग इनके एमएलएज हैं उन्हें वो हटा करके नए कैंडिडेट्स लाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा, चूँकि ये काम तो भाजपा ने गुजरात में किया है, वहाँ ये सफल भी हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में सफल नहीं हुए, हिमाचल में सफल नहीं हुए। लेकिन इस बार एक और नया उसमें एक एडिशन इन लोगों ने किया है कि बड़े नेताओं को जो दिल्ली में हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, या फिर अगर मंत्री नहीं भी हैं तो जो कम से कम सांसद हैं, उन्हें वो ला रहे हैं असेंबली चुनाव के लिए। उसमें से बड़ी संख्या बड़े कद्दावर लोग हैं। नाम आपको पता है। आज मैं सिर्फ एनालाइज ही करना चाहता हूँ कि वो एक उनकी एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिल्कुल नई है। और मुझे लगता है कि अभी दूसरी बड़ी, अब एक आध तो दो तो हर जगह आते जाते रहते हैं, कभी लोकसभा कभी जो विधानसभा, ये सब तो चलता रहता है हर एक पार्टी में। लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत बड़े एक जिनका बड़ा कैनवास हो चुका है, उन नेताओं को असेंबली इलेक्शन में भाजपा लाने की तैयारी कर चुकी है। तैयारी कर ही नहीं चुकी है बस, बल्कि कई नामों की घोषणा भी उन लोगों ने कर दिया है। थोड़े थोड़े नाम और कुछ लिस्ट आने बाकी, वो सब वो करते जाएंगे। और यही स्ट्रेटेजी इन लोगों ने राजस्थान के लिए भी अपनाने की संभावना है कि ये वहाँ भी यही करने वाले हैं। बल्कि कुछ नाम तो वहाँ भी आ ही गए। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी नहीं कह सकता, और तेलंगाना में भी कुछ तो शायद ये लोग ऐसा करेंगे। वैसे भी तेलंगाना में इनकी सरकार है नहीं। इनका स्टेक, जो रियल स्टेक है असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बाकी जगह इनकी सरकारें नहीं हैं। और अब अगर मध्य प्रदेश ये जीत लेते हैं और बाकी जगहों में से भी कुछ जगह ये निकाल लेते हैं, तब तो ये रेस में आगे दिखेंगे। स्टेट असेंबली में तो दिखेंगे, और इसके बल पर वो कुछ प्रेडिक्शन वो भी कर पाएंगे कि हम लोकसभा में क्या कुछ करने की स्थिति में हैं और क्या कर पाएंगे, आप देखो। हालांकि मैंने इसको बार बार अपने आकलन में हर जगह कहा है कि ये उसका बैरोमीटर नहीं है। स्टेट असेंबली इलेक्शन, अब वो ज़माना चला गया कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में लोग उन्हीं लोगों को चुनते हैं और एक ही तरीके से, एक ही छड़ी से सब भी कुछ एक साथ चला देते हैं। मतलब एक बार एक गाड़ी पर बैठे तो वो चारों तरफ रौंदते हुए निकल गए। स्टेट असेंबली भी और लोकसभा भी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस तो खैर एक साथ होते नहीं हैं। वैसे तो ये दोनों भी साथ साथ नहीं होते। कहने का अर्थ है कि अलग अलग तरीके से लोग अप्लाई करते हैं
जो उनके जो फैकल्टी हैं चूज़ करने के अपने नेता को, लेकिन मान लिया जाए, क्योंकि एक जनरल डिस्कोर्स में तो यही है कि ये उसका एक रिफ्लेक्शन होगा, और बिल्कुल नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, रिफ्लेक्शन तो करेगा, ये भी बात सच है। तो अब ये जो जो नई स्ट्रेटेजी इन लोगों ने जो अपनाई है, ये अब इस पर कई तरह के डिबेट हो रहे हैं। एक डिबेट ये है कि भाई ऐसा आखिर भाजपा क्यों कर रही है। ठीक है, आमूल चूल परिवर्तन इन लोगों ने किया है, लेकिन स्टेट लेवल के ही लोगों से उसका रिप्लेसमेंट भी बाय एंड लार्ज किया है। कुछ लोग इक्के दुक्के आ जाते हैं बड़े ऊपर से, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ था। ऐसा क्यों कर रही है? अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि वो घबराई हुई है, हार गई है, पहले ही से ये पार्टी हार चुकी है, इसने मान लिया है। और ये इसी का द्योतक है, क्योंकि जब आप ज़्यादा कद्दावर बड़े नेताओं को उतारते हैं छोटी जगहों के लिए, जो जिसका जिसका कैनवास छोटा है, असेंबली इलेक्शंस का कैनवास तो ऐसे ही छोटा ही होता है, बात तो जानी हुई है, तो वहाँ के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो मतलब उन लोगों ने डिफीट मान लिया। ये इनका अपना डिस्कोर्स है। और अगर हम उधर देखें कि कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से अभी इस तरह की चीज़ें, अब एक दो आ जाएंगे अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी एक स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं दिख रही हैं भाजपा, ये ना ही राजस्थान में, ना ही मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी नहीं, और जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है वहाँ तो वैसे भी नहीं, इसलिए कि वहाँ तो किसी का नहीं चलता है। चंद्रशेखर राव साहब हैं तो वहाँ तो उन्हीं की सरकार है जब से यह राज्य बना है, तो वो भी एक लंबे समय से अब हैं। अब वैसे अलायंस उनका भी है, लेकिन अगर मूल तो वही चलाते हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए? क्या यह सच है? मुझे लगता है कि इसको देखने का एक और नज़रिया ये हो सकता है कि अगर आप बड़े नेता हैं, अगर स्टेट असेंबली में चुनाव लड़ने के लिए, या मतलब अगर आप आ रहे हैं, तो एक बात ये हो सकती है कि अगर आपकी पहुंच बड़ी है, तो आप कहीं से अगर चुनाव लड़ते हैं एक असेंबली इलेक्शन से, तो वो उसके जो कैचमेंट एरियाज़ में जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, आप वहाँ भी जो पकड़ आपने जिस पकड़ को बना करके लोकसभा चुनाव जीता है, उसका फ़ायदा उनके जो संगी साथी या जो दूसरे जो को रनर्स हैं, जो फील्ड किए जाएंगे या स्टेट असेंबली के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और ये उनकी जिम्मेवारी भी वहाँ तय किया है इन लोगों ने, और तय किया ही जाएगा, किया ही गया होगा, ये माना जा सकता है कि ये उन्हें अपनी ताकत को वह दिखलाना होगा कि हम बड़े हैं तो बड़ा काम करके आपको दिखा सकते हैं। ऐसा ये इन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी होगी, मुझे ये लग रहा है। अब इसमें आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जहाँ तक चौहान साहब का सवाल है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वैसे देखिए तो कंटिन्यूटी में बीच में 2 साल का ब्रेक अगर आप हटा दें, जिसमें कांग्रेस आ गई थी, तो करीब 20 साल का इनका शासन रहा है। 2 साल माइनस करिए तो 18 साल का। अब वैसे तो वो जिस तरह से आउटसाइडर्स को, जो मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग नहीं हैं, और टीवी चैनलों के माध्यम से या बाकी जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उनसे जिस तरह की बात समझ में आती है, माना जाता है कि वो भी एक अच्छे प्रशासक हैं। परंतु ग्राउंड रियलिटीज़ में यह देखा जा रहा है और यह माना जाने लगा है कि लोग या तो उनसे उब चुके हैं, या फिर अगर उब ना भी चुके हों तो थोड़ा बोर फील कर रहे हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है, मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि एक चेहरा देखते देखते कभी कभी ऐसी बोरियत लोगों के बीच होने लगती है। हालांकि नेहरू जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, इंदिरा जी के साथ भी हुआ तो दूसरे तरीके से हुआ था, बोरियत की वजह से नहीं हुआ था। मोदी जी के साथ अभी नहीं हुआ है। तो लेकिन अब स्टेट असेंबली में जो उतने बड़े कद के नेता नहीं हैं, उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ग्राउंड पर वो जितना कहते हैं और जितना बोलते हैं, वो ग्राउंड पर बहुत लोगों को नहीं दिखता है। अब ये कितना सच है, ये तो जो ग्राउंड पर लोग रहने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन एक ये आर्गुमेंट है, तो इसलिए भी उन्हें
अगला चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में घोषणा उनके लिए की भी नहीं गई है। बड़े बड़े लोगों को वहाँ ला दिया गया है जो कद्दावर रहे हैं। पहले भी वहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शन वो लोग भी जीतते रहे हैं, लेकिन जब अब तो वो लोकसभा में हैं, मंत्री हैं राज्यसभा में, तो अब एक ये इनकी एक ही स्टेट और इसी को ये अप्लाई कर रहे हैं उधर राजस्थान में। रह गई बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अभी हम लोग ने अभी देखना शुरू ही कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी उधर जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो चीज़ें हो रही थी उन सब से निपटते हुए अब वो एक तरह से काफ़ी हेक्टिक टूर पर हैं स्टेट असेंबली के मद्देनज़र इन राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं। और ऑब्वियसली उनका जो कद है और जिस तरह से वो पॉपुलर हैं, जिस तरह से वो बहुत लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज तो किसी दूसरे नेता को कोई मानते नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बात सही है कि उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। भीड़ वहाँ उनकी जम रही है, लेकिन उसमें एक समस्या एक ये भी है कि जब हम आंध्रा के चुनाव को देखेंगे तो आंध्रा में भी जब कर्नाटक का चुनाव अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक में भी जब मोदी जी जाते थे तो भीड़ ज़बरदस्त जुटती थी, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ नहीं, हार गए। तो अब ये है, लेकिन अगर ये यहाँ जीत जाते हैं इन सब जो अपनी जो नई स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाया, तो अब राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान में पहले से ही ऐसा कुछ समय बना हुआ है कि वहाँ टर्न बाय टर्न तो चल ही रहा है, वहाँ रुका नहीं है। तो वहाँ और वैसे भी वहाँ जिस तरह से चीज़ें वहाँ की उछल करके आती रही हैं, वहाँ माना जाने लगा है कि भाजपा वहाँ आएगी ही, लेकिन वहाँ लीडरशिप का सवाल है। अब वहाँ जो लीडर हैं, वहाँ के जो स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, अब उनके बीच कई तरह की आपसी समस्या है। वो समस्या तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन वो समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ ही नहीं है, कांग्रेस के साथ भी है। और यही चीज़ राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदरूनी कहानी तो जग जाहिर है। अब वैसे में एक तरफ पायलट साहब है, एक तरफ खुद अशोक गहलोत जी हैं, तो अब ये तो पता है लोगों को। अब वैसे में मुझे लगता है कि वहाँ तो राजस्थान में तो निश्चित तौर पर भाजपा को तो आना ही आना है। और जहाँ तक रह गया मध्य प्रदेश का, अभी जो कुछ टीवी चैनल्स जो कुछ अपने जो निकाल रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स जो उनके आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी फाइट टफ है। अब देखिए, इतने लंबे शासन के बाद भी अगर नेक टू नेक ये लोग चल रहे हैं तो ये भी क्रेडिट की बात है भाजपा के लिए। लेकिन इस क्रेडिट से तो काम चलेगा नहीं, सरकार बनानी होगी तभी आपका काम चलेगा। और वैसे भी एक बात हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ नहीं है कि वहाँ उनकी सरकार बन जाती है और वो काफ़ी कुछ डिटरमिन करते हैं ग्राउंड लेवल पर पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में, बल्कि इसलिए भी कि राज्यसभा के चुनाव में और राज्यसभा की जो संख्या है उसे घटाने बढ़ाने में राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ जाती है वो उसका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि वहाँ जो एक साथ उससे वो तो कंटिन्यूस हाउस है, वहाँ तो 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर करते रहते हैं हर 2 साल पर। तो वैसे में भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और भाजपा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाजपा को राज्यसभा में अभी भी मेजॉरिटी नहीं है, अपनी मेजॉरिटी नहीं है। अब वैसे वो मैनेज करते हैं अपने संबंधों के कारण अपने, तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए भी जरूरी है। अब रह गई तेलंगाना की बात, तो तेलंगाना में जैसे चंद्रशेखर राव साहब की सत्ता काफ़ी मजबूती से वहाँ जमी हुई है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि वहाँ उतनी बड़ी कोई वहाँ पर कोई उतना बड़ा कोई रोष है, ऐसा सामान्यतः यही माना जाता है। लेकिन अब ये भी है कि वहाँ भी अब कंटिन्यूस सरकार चल रही है और कई कुछ इस तरह के घटनाक्रम भी बने हैं जहाँ जांच एजेंसियों ने अपने अपने तरीके से जो काम किया है उसमें उन लोगों पर भी सवाल उठे हैं। तो ये भाजपा मान रही है कि वहाँ वो कुछ कर सकती है। और भाजपा, हमें पता है कि इधर दक्षिण के राज्यों में जो दक्षिणी भाग है हम लोगों का, तो वहाँ अब अपना पैठ बना रही है। तमिलनाडु में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पैठ
बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो अभी तो चूँकि तमिलनाडु का चुनाव नहीं होना है स्टेट असेंबली, तो वहाँ की चर्चा नहीं, मैं यहाँ कर्नाटक की बात कह रहा हूँ। वहाँ रह गई छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में तो बघेल साहब तो कमाल के चीफ मिनिस्टर मिले हैं वहाँ। वहाँ कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वहाँ से जाएगी। अब क्या होगा, वैसे जो इधर कुछ आंकड़े जो आने शुरू हुए हैं उसमें यह दिख रहा है कि भाजपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर भाजपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या उनकी सीटों में तब्दीली होगी, वो बढ़ेगी, क्या उनकी सरकार बन जाएगी? ये जो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें वो दूसरा साइड ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा, उनके परसेंटेज ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो इस बात में मुझे भी सच्चाई लगती है, क्योंकि वहाँ वो बघेल साहब काफ़ी सीरियसली काम करते रहे हैं। और वहाँ भी वैसे तो उसके पहले भाजपा की कंजर्वेटिव सरकार रही हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में आने वाली है। अब ये रह गया। और मणिपुर में तो वैसे भी वहाँ भाजपा की सरकार है नहीं, वहाँ रीजनल गवर्नमेंट है, छोटा ये है। लोकसभा का भी संभवतः एक ही सीट है, तो वो तो जब वहाँ तब होगा तब। लेकिन अभी की बात है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर भी कंट्रोल जिस तरह से भाजपा ने अपना इधर बढ़ाया है, उसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मिज़ोरम में इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि अब मिज़ोरम का जो डेमोग्राफी अब देखिए तो वहाँ जिस तरह से चीज़ें हैं, तो थोड़ा तो भाजपा के लिए, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यह सब तो पॉलिटिक्स में ये सब अपने तरीके से चलता है। तो मूल बात हमारा क्या है कि अब क्या ये डिटरमिन करके बता ही देंगे, अगर अगर मान लिया जाए कि भाजपा की सरकार यहाँ भी बन गई, मध्य प्रदेश में भी बन गई और भाजपा की सरकार राजस्थान में भी बन गई, तो और बाकी जगह नहीं बनी, तो क्या ये लोकसभा में मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा इम्पैक्ट देगा? या मैं फिर कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्शन बिल्कुल अलग होगा। इनकी सरकार इन राज्यों में बने ना बने, वहाँ उनकी सरकार को बनने में काफ़ी सुविधा है लोकसभा के चुनाव में। ये मैं आज की तारीख में तो मुझे यही लग रहा है। कल कुछ और ऐसी कोई बड़ी घटना घट जाए तो नहीं कहा जा सकता है। और बड़ी घटना किसके फेवर में जाए, वो भाजपा के फेवर में कहीं और ज़्यादा चला जाए, या वो कांग्रेस जो लेड जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ चला जाए, ये उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। पर आज की यही स्थिति है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। कृपया अगर आप मेरे इस चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए, औरों से भी करवाइए, और हम लोगों का जो कम्युनिटी है उसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू वंस अगेन।